20-21 साल पुराना ये वाक़या है। 2005-6 कराची और जियो न्यूज़ में मैं हुआ करता था। अभी मुलाजमत शुरू की है जियो में, शायद कोई साल 1.5 साल हुआ था। वहाँ पे कई बड़े नामों से, बड़े मशहूर चेहरों से मुलाकात होती थी। वहीं पर एक बहुत जाने माने बड़े सहाफ़ी जिन्होंने अपने करियर में बड़ी मेहनत से नाम बनाया, और वो भी वहाँ मौजूद होते थे। होता ये था कि जियो की एक वैन निकला करती थी मिडनाइट में। जो लोग देर तक काम कर रहे होते थे उनको वो वैन अपने अपने घरों को छोड़ दिया करती थी। वो जिन बड़े सहाफ़ी का मैं नाम ले रहा हूँ, कभी उनकी शायद गाड़ी ख़राब होती थी या कोई और मामला होता था, तो वो उस वैन में हमारे साथ ही चले जाते थे और वो गुलशन में ही रहा करते थे। उस दिन भी मुझे भी इत्तेफाक से काम करते हुए काफ़ी एहसास नहीं हुआ और फ़्लो में पता ही नहीं लगा, और काफ़ी देर हो गई। मैंने भी वैन का ऑप्शन लिया और उसी वैन में हमने देखा कि बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि वो जो बड़े सहाफ़ी हैं वो भी आए, और क्योंकि एक मुस्कुराता चेहरा था, बड़े मिलनसार इंसान थे। थे क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ। और होता ये था कि जब भी वो मैं हमारे हाथ लग जाते थे ना हमें, तो हम उनसे किस्से ज़रूर पूछते थे, क्योंकि उनके सहाफ़ती करियर के बड़े किस्से हैं। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान में, सिंध में सहाफ़त करना, कराची में उन्होंने, कराची के अलावा जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे भी बड़ा अपना करियर में बड़ा काम किया है। तो हम उनसे बड़े किस्से सुनते थे, बहुत मज़ा आता था, वक्त भी कट जाता था, रास्ता भी कट जाता था। उस दिन भी जब वो बैठे तो हम सब ने उनको सलाम किया। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि देखें सर, अब देखें ना, जेल चौरंगी आएगी, गुलशन आएगी, काफ़ी टाइम है, हमें कोई किस्सा सुनाएं दोबारा प्लीज़। तो वो कभी लेट 80s, अर्ली 90s, मिड 90s के किस्से सुनाया करते थे। उस दिन उन्होंने एक किस्सा सुनाया जो आज मैं आपसे 21-20 साल बाद शेयर कर रहा हूँ। हुआ ये था कि मिड 90s की शायद वो बात बता रहे थे, या लेट 90s की, मिड 90s की थी डेफिनेटली। उस ज़माने में पाकिस्तान की एक बड़ी जानी मानी, बड़ी रिस्पेक्टेबल, इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल फैमिली की तरफ से इन समेत तमाम अहम सहाफ़ियों को, फिर फिल्म स्टार्स, ड्रामा एक्टर्स, एक्ट्रेसेस और बड़े बड़े जो भी नाम थे कराची में, उनको एक इनविटेशन आया कि जी गज़ल नाइट है उनके घर पे। अब वो जो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी जिनका वो बता रहे थे, वो पाकिस्तान में बहुत रिस्पेक्टेबल माने जाते हैं और बड़ा नाम है। और उनका जो रिहाइशगाह है ना कराची में, वो ऐसे जैसे कायद आज़म का मज़ार है, यानी कि इतनी मशहूर है, एक मॉन्यूमेंट की हैसियत रखती है। तो उनको जब इनविटेशन आया तो उन समेत तमाम लोगों ने शिरकत की। और उस रात जब वो उस गज़ल महफ़िल में शिरकत के लिए उनके घर पहुँचे तो लॉन में महफ़िल का इंतज़ाम किया गया था। गज़ल नाइट शुरू हुई। काफ़ी जाने माने चेहरे उस महफ़िल में मौजूद थे। तो ये सहाफ़ी जिनका मैं नाम जिनका मैं बारे में बता रहा हूँ, ये भी मौजूद थे। तो उन्होंने देखा कि उस दौर की बड़ी एक मशहूर ड्रामा एक्ट्रेस, जिस एक्ट्रेस को एलिज़ाबेथ टेलर ऑफ पाकिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा, वो भी वहाँ मौजूद थी और अपनी शख्सियत की वजह से अलग ही सितारा की तरफ चमक रही थी। महफ़िल शुरू हुई, गज़ल सिंगर ने गज़ल गानी शुरू की। ये भी एक कोने में जाके बैठ गए और गज़ल इंजॉय करने लगे। इतनी देर में एक चीख की आवाज़ आई और इस चीख को ऐसा लगा कि फ़ौरन ही मैनेज कर लिया गया। हुआ ये था कि वो जो बहुत ही खूबसूरत ड्रामा एक्ट्रेस जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो सितारा की तरह इस पूरी महफ़िल में चमक रही थी और बड़ी मशहूर थी वो उस दौर में, उनको उस महफ़िल से कोई शख्स कंधे पे उठा कर ले गया। और कंधे पे उठाकर, जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी रिहाइशगाह के लॉन में ये महफ़िल जारी थी, लॉन से वो अपनी रिहाइशगाह की तरफ ले गया और पीछे पीछे उस एक्ट्रेस की माँ गई। अच्छा, जो शख्स लेकर गया अंदर उस एक्ट्रेस को, उसकी माँ को उसके गार्ड्स ने अंदर जाने से, यानी कि उस इमारत में जाने से रोक दिया, लॉन तक ही महदूद रखा। अब वो उस औरत ने काफ़ी कोशिश की लेकिन वो अंदर दाखिल नहीं हो सकी। बड़ी रोई गाई लेकिन नहीं भाई, उसको नहीं जाने दिया। थोड़ी देर हुई थी तो उस औरत का दिमाग चला उस एक्ट्रेस की माँ का, और वो एक्ट्रेस की माँ उस इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के पास आई जो उस लॉन में महफ़िल में बैठी हुई थी, और उनके कदमों में आके बैठ गई और उनको सारी बात बताई कि मेरी मदद कीजिए, ऐसे ऐसे मेरी बेटी को उठा के ये अंदर ले गया है। अच्छा, वो जो शख्स था जो अंदर लेकर गया था, वो उस इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी का या तो बेटा था या पोता था, ये मुझे भी याद नहीं है, इतनी पुरानी बात है। उन्होंने बताया था कि वो कौन था। बहरहाल वो इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी उठी, अंदर गई और उस एक्ट्रेस को रेस्क्यू करके बाहर आके उनकी वालदा के हवाले कर दिया। तो इस दौरान महफिल भी जारी रही, लोग अपलॉड कर रहे थे गज़ल सिंगर को। गज़ल सिंगर ने भी गज़ल गाना नहीं रोकी और लोग भी अपने एंजॉय कर रहे थे। तो इतनी देर में
उन बड़े सहाफ़ी का घर आ गया, तो मैंने उनसे बस ये पूछना चाहा कि अगले दिन अखबार में क्यों नहीं छपा। तो वो मुस्कुराए और सबके सलाम का जवाब दिया और घर की तरफ रवाना हो गए। आज 20-21 साल बाद मैं ये किस्सा, उसकी कुछ वजूहात हैं जो मैं बयान कर रहा हूँ। हमारे यहाँ ना बहुत जो हम बताते हैं कि हम रिलीजियसली, हम इखलाकी तौर पे, इखलाकी इक़दार के मुताबिक बड़ा कोई अच्छा मुआशरा है, मेरे ख़्याल से हमारे यहाँ जो दिखाया जाता है उसका बिल्कुल उलट है हम। आज वो सहाफ़ी ज़िंदा नहीं है। कुछ अरसा पहले एक हादसे में, बड़ा एक तरह से वो कौमी सानिया ही था, उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। मैं तमाम लोगों के नाम यूँ नहीं ले रहा इस पूरी कहानी के, इवन उन सहाफ़ी के, चले वो तो दुनिया ही छोड़ गए और उनका इसमें कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के नाम मैं यूँ नहीं ले रहा क्योंकि मेरी इस कहानी में नाम लेने से उनको सज़ाएं तो नहीं हो जाएंगी। अगर सज़ाएं ही होनी होती तो वो एक्ट्रेस की जो माँ थी वो आके उस इन्फ्लुएंशियल शख्सियत के पैरों में नहीं गिरती, वो वहाँ से फ़ोन करती पुलिस को, पुलिस आती, उस शख्स को गिरफ़्तार करती, गिरफ़्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता। लेकिन ना कोर्ट पे एतमाद था 2005-6 में, 20-21 साल पुरानी बता रहा हूँ, उस एक्ट्रेस की माँ को, ना पुलिस पर। इस वजह से उसने इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी के कदमों में बैठना शुरू किया और कदमों में बैठी और फिर उसको बोला, उस इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी को बोला कि आप जाके प्लीज़ आप जो भी आपका पोता है बेटा उसको समझाएं। अगले दिन उस एक्ट्रेस ने, ये आज इतने साल गुजर गए हैं, उस एक्ट्रेस ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, किसी इंटरव्यू में कभी ये बात क्यों नहीं की, क्योंकि उनको आज भी सिस्टम पर बिलीव नहीं है कि ये सिस्टम सही को सपोर्ट करेगा और गलत को सज़ा देगा। दूसरी बात, वो महफिल जारी रही। अगर आप किसी को अपलॉड कर रहे हैं या आप अपनी किसी मस्ती में मगन हैं तो उसको छोड़कर उस गलत को इस हद तक महसूस ना करें कि बस यार हम दिल से बुरा मान लिया। कोशिश करें कि किसी ना किसी तरीके से उस गलत को रोकने की कोशिश करें एटलीस्ट, जो हिम्मत हमारे अंदर नहीं है। और ये भी बहुत वाज़ेह है कि बहुत मेजर गैप है जो बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं, उनके पब्लिक इमेज और एक प्राइवेट ट्रुथ, इसके बीच में जो असल सच्चाई है, जो निजी ज़िंदगी की हमारी इन्फ्लुएंशियल शख्सियात की सच्चाई है, चाहे वो मीडिया के लोग हों या सियासतदान हों या किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंशियल हों, उनकी ज़ाती ज़िंदगी की जो सच्चाई है वो बहुत डिफरेंट है जो उससे जो उनका पब्लिक इमेज है। और एक बात ये भी है कि खामोशी कभी भी वाहिद ऑप्शन नहीं होता आपके पास, आप बोल सकते हैं। मेरा उन सहाफ़ी से पूछना, उनका मुस्कुराना मुझे आज भी याद है, क्योंकि वो ये बात मानते थे और हर बड़ा सहाफ़ी ये बात मानता है, वही बात है किसी भी निजी महफिल में, कि पाकिस्तान में जो चीज़ें रिपोर्ट होती हैं ना वो फीड होती हैं कहीं से, जो नज़र आती है ना अखबारात में वो या टीवी पर, वो किसी तरीके से कहा जाता है कि इस तरह किया जाए। और जो असल में सहाफ़ती इदारों का काम है ना, वो तो इतना ज़रूरी है कि आज अगर उस तरीके से रिपोर्ट होना शुरू हो जाए तो पता नहीं कितना कत्लेआम हो, लेकिन उस कत्लेआम के बाद शायद सुकून हो जाए। आज हम दुनिया में देखते हैं इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट होती हैं। एप्स्टीन फ़ाइल क्या है, लेकिन हमारे यहाँ की एप्स्टीन फ़ाइल कोई रिपोर्ट कर सकता है? बहुत से लोग पर्सनली, प्राइवेटली चीज़ें जानते हैं लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता। ये स्टोरी एक छोटी सी मिसाल है उसकी। मैं अपने सहाफ़ती करियर में किसी भी सहाफ़ती इदारे से जुड़ा था जब, या अगर मैं जुड़ूंगा तो ज़ाहिर बात है मैं किसी को DSNG वैन बेच के इस बारे में कोई सच छाप कर मैं कोई बहुत हीरो बनने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आज भी जानता हूं कि ना सहाफ़ती इदारे इस चीज़ को सपोर्ट कर पाएंगे, ना झेल पाएंगे, ना सिस्टम उस शख्स को छोड़ेगा जो इस तरह की सच्चाई को सामने लाएगा। लेकिन फिर भी ये बात करने का मकसद ये कि हमेशा खामोशी वाहिद हल नहीं होती। किसी न किसी तरीके से आप माशरे का ज़मीर झंझोड़ने के लिए थोड़ा सा ना आप गुदगुदी कर सकते हैं, इसी से थोड़ी थोड़ी बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया।